बड़ी निराली है यह जिंदगानी, कहीं मिलता है खुशियों का खजाना, तो कभी हो जाता है गमों से सामना। चलते रहे हम जिंदगी के सफर में, मुश्किल हालातों से घबराए बिना। रुके नहीं, कभी झुके नहीं, बस हमें है अपने लक्ष्य पर टिके रहना। यह जिंदगी एक दिन खूबसूरत हो जाएगी और गाएंगे हम भी खुशी का तराना। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी श्रोताओं को पूनम लाकरा की तरफ से हार्दिक नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। अभिनय के मैदान में यूं तो हजारों कलाकारों ने लोगों का दिल जीता है, लेकिन एक ऐसा भी कलाकार था जिसके दिलों में भारत पाकिस्तान दोनों ही मुल्क बसते थे। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही खास सितारे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए कई दशकों तक लोगों के दिलों में राज किया और हाल ही में यानी 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया में अपनी अंतिम सांसें ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शाम चमकते सितारे का यह प्रोग्राम लेकर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का नाम। लगभग 6 दशकों तक हिंदी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर शहर, जो अब पाकिस्तान में है, के किस्सा खवानी बाजार एरिया में एक पठान परिवार में हुआ था। उनके 11 भाई बहन थे। 1930 में जब वे केवल 8 साल के ही थे, तभी उनका पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया, जहां पर कपूर फैमिली के सदस्य उनके पड़ोसी बन गए। आगे चलकर दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच न सिर्फ गहरी दोस्ती हो गई, बल्कि दोनों ने मिलकर कई फिल्मों में साथ साथ काम भी किया। उनके पिताजी का नाम लाला गुलाम सरवर अली खान था, जो पेशे से फलों के एक व्यापारी थे। उनका व्यापार 3 बड़े शहरों मुंबई, पेशावर और देवलाली में फैला था। उनकी माता आयशा बेगम हाउसवाइफ थी। आप सभी इस बात से तो अच्छी तरह वाकिफ ही हैं कि दिलीप कुमार के बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा, अपने पिताजी के डर से अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर लिया, क्योंकि पिताजी हरगिज नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। दिलीप कुमार की स्कूलिंग नासिक के नजदीक देवलाली के बार्नेस स्कूल से हुई थी। 1940 में जब किसी बात पर अपने पिताजी के साथ उनका विवाद हो गया, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और काम की तलाश में पुणे जा पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी सहायता से उन्होंने एक आर्मी कैंटीन में सैंडविच का स्टॉल लगा लिया और साथ ही ड्राई फ्रूट्स सप्लाई का एक शॉप भी सेटअप कर लिया। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब हम किसी काम को दिल लगा कर करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इस विषय में चाणक्य ने भी ठीक ही कहा है, सफलता हमेशा कर्म और परिश्रम से ही मिलती है, और जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। दिलीप कुमार का पहला काम भी काफी अच्छा चला। तभी तो 1943 में जब कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो उनके पास करीब 5,000 रुपयों की सेविंग्स थी। उस जमाने के हिसाब से देखें तो यह एक ठीक ठाक रकम थी। कुछ समय तक घर से बाहर रहने के बाद शायद उन्हें यह एहसास होने लगा था कि एक बड़े परिवार को चलाने के लिए उन्हें भी फाइनेंशियली पिता की हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए वे दोबारा घर लौट आए
और मुंबई के आसपास ही नए काम की तलाश में जुट गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कि कुमार साहब को फिल्मों में एंट्री कैसे मिली और किस तरह छोटी छोटी कोशिशों से वे लोगों के चहेते बन गए। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। I want to see stars. I want to shine like stars. I want to know stars. I want to be alive like stars. क्या आप भी सितारों से मिलना चाहते हैं और उन्हें अनुभव करना चाहते हैं? Then tune in चमकते सितारे only on रेडियो उड़ान every Friday sharp 7 PM। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया। Where you will get information and entertainment. If you also want to enhance your knowledge, तो जरूर सुनिए चमकते सितारे मेरे यानी पूनम लाकरा के साथ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे सितारे हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, जिन्होंने अपने खास अंदाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। आइए जान लेते हैं आखिरकार दिलीप कुमार ने फिल्म को ही अपना कैरियर क्यों चुना। हुआ यूं, एक बार वे फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो जा पहुंचे, जहां उन्हें देविका रानी से मिलने का गोल्डन चांस मिला और इसी एक मुलाकात ने उनकी किस्मत चमका दी। एक्चुअली उन दिनों देविका रानी हिंदी सिनेमा जगत की एक मशहूर अदाकारा और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी। यह कंपनी उस समय हिंदी फिल्म उद्योग की एक लीडिंग प्रोडक्शन कंपनी थी, जिसे 1934 में उनके हस्बैंड हिमांशु राय ने ही स्टैब्लिश किया था। उनके मृत्यु के बाद साल 1940 से ही कंपनी की सारी जिम्मेदारी देविका ने अपने कंधों पर संभाल रखी थी। नूरजहां, मधुबाला, अशोक कुमार एवं दिलीप कुमार जैसे
बड़े सितारों को हिंदी फिल्मों से जोड़ने का श्रेय भी इसी कंपनी को ही जाता है। मुलाकात के दौरान जब देविका को यह बात पता चली कि दिलीप कुमार हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उन्हें पहले अपने यहाँ एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करने का ऑफर दिया। कुमार साहब ने भी उनका यह प्रस्ताव खुशी खुशी मंजूर कर लिया और कंपनी के साथ उनका 1250 रुपए सालाना का एग्रीमेंट हो गया। कुछ समय के बाद देविका रानी ने ही उन्हें फिल्मों में एज अ हीरो काम करने का सजेशन दिया। भले ही कुमार साहब को खुद पर जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वे एक अच्छा हीरो बन सकते हैं, फिर भी वे उनकी बात टाल न सके और 1944 में बनी फिल्म ज्वार भाटा में पहली बार वे बड़े पर्दे पर नजर आए। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप रही, मगर उन्हें फिल्मों में एंट्री करने का एक चांस जरूर मिल गया था। ऐसा कहा जाता है कि देविका रानी के कहने पर ही उन्होंने यूसुफ खान से अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया था और आगे चलकर वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा और मिलन आदि फिल्मों में भी हाथ आजमाया, पर सफलता नहीं मिल पाई। कामयाबी का स्वाद चखने के लिए उन्हें करीब 3 सालों तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। फाइनली वह दिन आ ही गया जब 23 मई 1947 को जुगनू मूवी रिलीज हुई, जिसमें वे नूर जहां के साथ मेन रोल में नजर आए थे। जिस प्रकार घने अंधकार में भी जुगनू की चमक से आसपास रोशनी फैल जाती है, ठीक वैसे ही इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। वे रातों रात स्टार बन गए और उनके लिए सफलता के नए द्वार खुलने लगे। जाने माने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तरफ से ऑफर्स की झड़ी लग गई। इसीलिए तो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। चलिए हम भी एंजॉय कर लेते हैं इसी मूवी का एक इमोशनल सीन। जुगनू, तुम रो रही हो जुगनू? क्या हुआ मना? इन्हीं से पूछिए, सुबह से ये वक्त हो गया है मनाते मनाते। क्या हुआ जुगनू? आखिर बोलो तो, क्या बात है? कुछ नहीं सूरज बाबू, माँ बाप याद आ रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात। लो, मैंने समझा जाने कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी। अरे लोगों के माँ बाप को हमेशा ही जिंदा रहा करते हैं पगली। मरना ज्यादा आसान है मर मर के जीने से। बैठो। क्या बात है जुगनू, क्या बात है? जुगनू, 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 ये क्या मामला है मोना? मेरी खुद समझ में नहीं आता। मैं तो समझी थी शायद आपसे कुछ लड़ाई हुई है। अरे नहीं, हमसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। जुगनू, जुगनू तुम्हें क्या हो गया है? सूरज बाबू तबीयत बहुत घबरा रही है। अरे तो ठीक हो जाएगी, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? चलिए हम लोग बाहर टहलने चलें। हाँ हाँ जरूर चलेंगे, जरूर। मगर आज नहीं, देखो ना जुगनू, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज की रात जी चाहता है घूम फिर कर गुजारे। चलिए कल। आज की रात चांद पूरा है, कल से घटना शुरू हो जाएगा। क्या हरज है सच बाबू, चल जाइए ना घूमने के लिए। बस जो कुछ है आज की रात। जुगनू की बुलंदियों ने उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं दी। उनका विजयी रथ
सरपट गति से लगातार दौड़ रहा था। 1948 में शहीद, मेला और नदिया के पार आदि फिल्मों ने भी दर्शकों को खूब रिझाया। इसके बाद 1949 में महबूब खान की फिल्म अंदाज में उन्हें अपने दोस्त राज कपूर और नरगिस के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। कमाल की बात तो यह है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए यह फिल्म उस समय तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। क्या आपको पता है कि दिलीप कुमार उस युग के पहले ऐसे हीरो थे जो एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए या उससे अधिक पैसा लेते थे। इन सब के बावजूद उनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उस जमाने की टॉप अभिनेत्रियों जैसे मधुबाला, वैजंतीमाला, नरगिस, मीना कुमारी और कामिनी कौशल आदि सभी के साथ काम किया था। ध्यान देने की बात है कि डेकेड की 30 टॉप फिल्मों में उनकी 9 फिल्मों को शामिल किया गया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 के दशक में हिंदी फिल्मों पर उनका कितना दबदबा था। 50 के दशक में तो कुमार साहब ने मानो अपनी बादशाहत ही कायम कर ली थी। इस दौरान उन्होंने जितनी भी मूवीज करी सभी एक से बढ़कर एक थी। इनकी फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, चलिए कुछ का जिक्र कर लेते हैं। आरज़ू, जोगन और बाबुल 1950, आन, हलचल और दीदार 1951, दाग 1952, आजाद, इंसानियत और उड़न खटोला 1955, नया दौर 1957 एवं यहूदी 1958 वगैरह वगैरह। 1954 में जब फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई तो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में कुमार साहब को ही पहला अवार्ड जीतने का सौभाग्य मिला, जब उन्हें दाग फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इस लिहाज से 1955 की फिल्म देवदास को कौन भूल सकता है, जिसमें उनकी और वैजंतीमाला की जोड़ी को खूब वाहवाही मिली थी। यद्यपि इस मूवी को नया रूप देते हुए 2002 में देवदास की भूमिका में शाहरुख खान को उतारा गया था, लेकिन उसे इतनी अहमियत नहीं मिली जितने की कुमार साहब के देवदास को। आइए लुत्फ उठाते हैं देवदास और पारो के एक खूबसूरत सीन का। घर के अंदर कैसे आए? किसी ने देखा? दरबान ने देखा था। बरामदे में नौकर चाकर थे, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी हो। तुमने ऐसा क्यों किया पार्वती? कल के शर्म से तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। जरूर होता, अगर मैं ये न जानती कि मेरी सारी लज्जत तुम ढक लोगी। मैं? लेकिन मैं भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारा क्या है? तुम ठहरे मत, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारे कलम की बात लोग भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान ही न रह जाएगा कि कब किस रात को बदनसीब पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर ही आई थी। मैं तुम्हारे कलम की बात सोच रहा था पारो। मेरे कलम की बात? मुझ पर कोई कलंक नहीं है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी, तो ये निंदा मुझे न लगेगी। अरे तू रो रही है पारो? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारे चरणों में मुझे यही थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। पारो, चलो तुम्हें घर छोड़ा। मेरे साथ चलोगे? क्या हर्ज है? अगर तुम आ सकती हो तो मैं नहीं जा सकता। बदनामी होगी ना, तो अच्छा है शायद उसी में से हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकला है। तब चलो। इस दौर में उन्होंने ज्यादातर सीरियस रोल प्ले किया था और हैरानी की बात तो यह है कि लोग उनकी संजीदगी के भी दीवाने हो गए। इसी कारण से उन्हें ट्रेजेडी किंग के खिताब से भी नवाजा गया। उनकी डायलॉग डिलीवरी तो जबरदस्त थी ही, साथ ही उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे जो भी किरदार निभाते थे उसकी गहराइयों में रम जाते थे। इसीलिए बहुत जल्द वे करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी गंभीरता ने उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना दिया और इससे उभरने के लिए साइकेट्रिस्ट ने उन्हें हल्के फुल्के कॉमेडी रोल करने की सलाह दी। इसीलिए बाद की फिल्मों जैसे आजाद, कोहिनूर, गंगा यमुना और राम और श्याम आदि में हमें उनका बदला हुआ रूप नजर आता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके चाहने वालों ने उनकी हर छवि को अपने सर आंखों पर बिठाया। कुमार साहब की एक्टिंग का जादू 60 के दशक में भी बरकरार रहा। इस दौरान मुगले आजम, कोहिनूर, राम और श्याम, गंगा जमुना, आदमी तथा दिल दिया दर्द लिया जैसी लाजवाब फिल्मों में दर्शकों ने उनकी अदाकारी का भरपूर लुत्फ उठाया। मुगले आजम एक ऐतिहासिक और के आसिफ के द्वारा बनाई गई बड़े बजट की फिल्म थी, जिसमें दिलीप साहब ने राजकुमार सलीम, मधुबाला ने अनारकली और पृथ्वीराज कपूर ने अकबर की भूमिका निभाई थी। अपने प्यार को पाने के लिए सलीम ने अपने पिता और बादशाह अकबर के खिलाफ न केवल बगावत कर दी बल्कि उनकी ललकार को स्वीकार करते हुए खूनी जंग में कूद पड़ा। मनोरंजन संसार में इस फिल्म ने किस कदर तहलका मचाया था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की श्रेणी में यह अगले 11 सालों तक काबिज रही, जब तक कि 1971 में हाथी मेरे साथी और 1975 में अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी वाली फिल्म शोले ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं दिया। फिल्म मुगले आजम को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में करीब 10 साल लग गए और इसे बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में इसे खूब शोहरत मिली। कहते हैं जिस दिन पाकिस्तान में यह फिल्म दिखाई गई थी उस दिन बड़ी बड़ी सड़कें भी वीरान पड़ी हुई थी, क्योंकि सभी सिनेमा प्रेमी या तो हॉल में या फिर टेलीविजन पर फिल्म देखने में व्यस्त था। हो भी क्यों ना, आखिर राजकुमार सलीम को दोनों ही मुल्कों से बेहद लगाव था और दोनों तरफ की जनता ने उन्हें बेइंतहा प्यार दिया था।
तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। समय आ गया है एक और ब्रेक लेने का। इसके बाद हम उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्में और पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सुनते रहिए चमकते सितारे, मेरे यानी पूनम लाकरा के साथ। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुगले आजम की बुलंदियों के बाद उसी साल उनकी एक और दमदार रोमांटिक फिल्म कोहिनूर रिलीज हुई, जिसमें मीना कुमारी और उनकी जोड़ी ने ऑडियंस का मन मोह लिया था। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे यह जाहिर हो जाता है कि वे अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड थे। दरअसल इस फिल्म में कुमार साहब को एक सितार प्लेयर का रोल करना था, मगर सितार के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने
उस्ताद जाफर हलीम खान को अपना गुरु बना लिया और लगभग 2.5 सालों तक सितार के तारों की झनकार को समझने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही यह खुलासा किया था कि इस दौरान बहुत बार उनकी उंगलियां कट जाती थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर डटे रहे। 1961 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म गंगा जमुना बाकी फिल्मों से कई मायनों में अलग थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म में उन्होंने इतने शानदार अंदाज में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया है कि दर्शक भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं कोई लोकल कलाकार तो एक्टिंग नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी फिल्म में उन्होंने अपने बड़े भाई नासिर खान के साथ पहली बार काम किया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि फिल्म की नायिका वैजंती माला किस सीन में किस शेड की साड़ी पहनेंगी, इसका सिलेक्शन भी कुमार साहब ने ही किया था। इस फिल्म ने भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ढेरों सुर्खियां बटोरी। जहां एक तरफ बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म की कैटेगरी में इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसे सम्मानित किया। उदाहरण के लिए बॉस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे सिल्वर बॉल, चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ आर्ट्स के द्वारा स्पेशल डिप्लोमा तथा इंटरनेशनल कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल प्राइज प्रदान किया गया। जिन दिनों वे अपनी कामयाबी के उच्चतम शिखर पर थे, उन्हीं दिनों हॉलीवुड मूवी में भी अपना इम्प्रेशन जमाने का उन्हें एक सुनहरा अवसर मिला था, जब 1962 में ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन ने अपनी मूवी लॉरेंस ऑफ अरेबिया में उन्हें काम करने का न्योता दिया था, लेकिन कुमार साहब ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक इजिप्शियन एक्टर उमर शरीफ को अपना भाग्य आजमाने का मौका मिल गया। उन्होंने मूवी में इतना बढ़िया काम कर दिखाया कि इस फिल्म को कई कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिला दिया। कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस बात से खुशी जाहिर की थी कि उनकी जगह पर उमर शरीफ का चुना जाना एक सही डिसीजन था और उन्होंने अपने रोल को बड़े ही बेहतर ढंग से निभाया था। इसके बाद 1964 में कुमार साहब की एक और फिल्म रिलीज हुई, लीडर। बॉक्स ऑफिस पर भले ही इस फिल्म का ग्राफ थोड़ा सा नीचे रह गया हो, लेकिन 1967 में बनी राम और श्याम फिल्म की सफलता ने रही सही कसर पूरी कर दी। इसमें वे पहली बार डबल रोल में नजर आए थे और उनके साथ वहीदा रहमान एवं मुमताज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। शाम बहुत अच्छे मौके पर मिल गए मेरे भाई। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर देनी है। क्या खबर है? बताता हूँ, इधर आओ। शाम, कुमार राम जिंदा है। मैं कहता हूँ कुमार राम जिंदा है। मेरा भाई जिंदा है? हाँ? भाई, ये भाई कहाँ से? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ
कि कुमार राम कहाँ है और किस जगह है। देख, मुझे गजेंद्र बाबू और मुनीम जी की बातों से पता चला है कि उन्होंने राम और अपनी शांता है ना, वो उनको पनारा गांव में अपनी उनका किले जैसा मकान है ना, उसमें बंद कर रखा है। और गजेंद्र बाबू रामचंद्र जी की दस्तखत लेकर उनको आज ही रात उन दोनों को खत्म कर देना चाहते हैं। उससे पहले गजेंद्र को मेरी जान लेनी होगी। तुमने ये खबर मुझ तक पहुंचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है गोपाल। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन सुनो, जाओगे कैसे? पुलिस ने गांव के चारों तरफ घेरा डाल रखा है। पुलिस? हाँ, चप्पे चप्पे पे पुलिस फैली हुई है। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने भाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मैं अब किसी से नहीं डरता। मैं गजेंद्र बाबू से नहीं डरता। मैं उनके कोड़ों की मार से नहीं डरता। मैं मौत से नहीं डरता। तुम्हारे प्यार ने मुझे ये शक्ति दी है, लेकिन उसके बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें अपनी बदनसीबी में बांधकर यहाँ मौत के दरवाजे पर लिया है। मैं ऐसा ना कहो राम, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये मेरी बदनसीबी की छाया है। मेरी बदनसीबी की छाया है। मैं गजेंद्र बाबू की हर ख्वाहिश आज पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी जान ले लें, लेकिन वो तुम्हें कुछ न करें। तुमने उनका क्या बिगाड़ा है? तुमने तो कुछ नहीं किया। घबराओ नहीं राम, घबराओ नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी की मजाल नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगा जाए। तुम यहाँ? हाँ शांता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों जिंदा हो। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये पापी लोग तो हमें मार डालना चाहते हैं। नहीं शांता, इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए ही भगवान ने दो बिछड़े हुए भाइयों को आज एक कर दिया है। तुम जानती हो राम मेरा जुड़वा भाई है। हाँ राम, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसे बदनसीबी ने बचपन में ही अपने खानदान से अलग कर दिया, लेकिन अब ईश्वर ने हमें एक दूसरे से मिला दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत हमारे आड़े नहीं आ सकती राम। 1968 की फिल्म संघर्ष वैजंती माला के साथ उनकी आखिरी और 7वीं हिट फिल्म थी। दोनों के बीच की अभिनय केमिस्ट्री इतनी लाजवाब थी कि ऑडियंस अनायास ही उनके तरफ खींचे चले आते थे। कुमार साहब की फिल्मों और कैरियर की बातें तो बहुत हो गई। आइए ड्रामा और एक्टिंग की चकाचौंध से बाहर निकलकर कुछ देर के लिए उनकी पर्सनल जिंदगी को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर व्यक्तिगत हॉबीज की बात करें तो म्यूजिक के साथ साथ क्रिकेट में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी और चैरिटी के उद्देश्य से उन्होंने कुछ एक फ्रेंडली मैचेस भी खेले थे। उनके लव अफेयर में भी बड़े ट्विस्ट आए हैं। तराना फिल्म की शूटिंग के दौरान उस समय की मलिकाए हुस्न कही जाने वाली मधुबाला को वे अपना दिल दे बैठे। पारिवारिक बंदिशों के बावजूद उनके बीच नजदीकियां बढ़ती रहीं और अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें करीब 7 सालों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी। लेकिन मुकाम पर पहुंचने से पहले ही उनके सपनों का महल उस समय चकनाचूर हो गया जब नया दौर फिल्म के कोर्ट केस में कुमार साहब ने प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा और सच्चाई का साथ दे दिया। एक्चुअली नया दौर की हीरोइन के तौर पर पहले मधुबाला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। शूटिंग के लिए जब शहर से बाहर जाने की बात आई तो उनके पिताजी आयातुल्ला खान ने उन्हें बाहर जाने से साफ मना कर दिया। ऐसे में उनकी जगह पर काम करने के लिए वैजंती माला को इनवाइट किया गया। फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गई, मगर इससे पहले कि यह फिल्म रिलीज होती आयातुल्ला खान ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया, जिसके कारण फिल्म पर रोक लगा दी गई। पलटवार करते हुए अपने बचाव में चोपड़ा साहब ने भी केस फाइल किया।
फाइनली प्रोड्यूसर के हक में फैसला सुनाया गया। फिल्म तो जबरदस्त हिट हो गई, लेकिन कुमार साहब और मधुबाला के प्यार के बीच हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी हो गई। इसमें तो कोई शक नहीं कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद फिल्म के सेट पर मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में दोनों की जोड़ी खूब जमी। मधुबाला से ब्रेकअप के बाद उनकी दूसरी प्रेयसी बनी कामिनी कौशल। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के मामले में एक बार फिर से कुमार साहब की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कामिनी कौशल ने यह कहते हुए उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उनकी विधवा बहन के बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, इसलिए वह उनसे विवाह नहीं कर सकती है। कुछ इंतजार के बाद आखिरकार 1966 में उनके दिल की मुराद पूरी हो गई, जब उन पर दिल छिड़कने वाली सायरा बानो के साथ वे विवाह सूत्र में बंध गए, जो उस समय बॉलीवुड की उभरती हुई कलाकार थे। पहले तो सायरा के परिवार वाले इस रिश्ते से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा था। लेकिन उन्हें सायरा की जिद के आगे झुकना पड़ा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विवाह के वक्त सायरा महज 22 साल की थी और कुमार साहब 44 थे। एज डिफरेंस के बावजूद दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी और उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। कहते हैं सबको सब कुछ नहीं मिलता। बहुत इंतजार के बाद भी जब सायरा की गोद खाली रह गई, तो संतान की चाहत में कुमार साहब ने अपनी हंसते खिलते बगिया खुद ही उजाड़ डाली और 1981 में हैदराबाद की आसमा रहमान के साथ दूसरा विवाह रचा लिया और सायरा को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था। आसमा के साथ भी उन्हें बच्चे का सुख नसीब नहीं हो सका और 1983 में वे अपना नया परिवार छोड़कर एक बार फिर से सायरा के प्यार की तरफ खींचे चले आए। इसे सायरा का बड़पन कहें या फिर प्यार की ताकत। उन्होंने सारे गिले शिकवे भुलाकर कुमार साहब को खुशी खुशी दोबारा स्वीकार कर लिया और उनका साया बनकर जिंदगी भर उनके साथ चलती रही। इस सुखद मिलन के बाद एक बार फिर से आपको ले चलती हूँ उनके कैरियर की तरफ। 70s में सुपरस्टार राजेश खन्ना एवं संजीव कुमार की एंट्री के साथ ही उनके एक्टिंग की चमक धूमिल पड़ने लगी। उन्होंने इस दौरान दास्तान, गोपी, वैराग तथा एकमात्र बंगाली फिल्म सजीना महतो में काम तो जरूर किया, लेकिन कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए। इसीलिए 1976 से 81 तक उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। उनकी दूसरी पारी का आगाज 1981 की फिल्म क्रांति से हुआ, जिसने वाकई में बॉक्स ऑफिस पर क्रांति मचा दी। इसके बाद शक्ति, कर्मा, कानून अपना अपना, धर्म अधिकारी तथा सौदागर आदि उनकी सफल फिल्में रही। फिल्म शक्ति के लिए उन्हें 8वीं बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था।
बॉक्स ऑफिस पर उनकी आखिरी फिल्म रही किला, जो 1998 में रिलीज हुई थी और बुरी तरह से पिट गई। क्या आप जानते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में रहने के बावजूद वे बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, पश्तो, पर्शियन इत्यादि। इसी के साथ वे बड़े नेक दिल व्यक्ति भी थे। जब उन्हें 1988 और 1997 में पाकिस्तान जाने का मौका मिला तो वे वहां अपने रिश्तेदारों से बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिले। मनोरंजन संसार में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया और वे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए 2002 से 2006 तक इसके सदस्य बने रहे। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे महान सितारे भी उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। कहा जाता है कि शाहरुख खान तो उनके दिल के बहुत करीब थे, क्योंकि वे उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। कुमार साहब की गिनती भारत की महानतम अभिनेताओं में की जाती है, जबकि एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने किसी तरह की ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली थी। वे तो बस अपनी लगन, मेहनत और जुनून के बदौलत यहाँ तक पहुँचे थे। कुमार साहब अपने कैरियर के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। वर्तमान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी मां की याद में शौकत खानम मेमोरियल नाम से एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया है। इसके बेहतर संचालन के लिए फंड जुटाने में भी कुमार साहब ने मदद की थी। एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2014 में उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा उनके पेशावर वाले घर को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़े और गौरव की बात क्या हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि उनकी कला को और किस किस तरह से रिकॉग्निशन मिला था। बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें दाग, नया दौर, मुगले आजम, राम और श्याम तथा शक्ति आदि फिल्में शामिल थी। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण, 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा 2015 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया था। पाकिस्तानी सरकार ने 1998 में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पाकिस्तानी इम्तियाज देकर उनका मान बढ़ाया। इन सब के अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा NTR राष्ट्रीय पुरस्कार तथा CNN IBM के द्वारा 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ चमकते सितारे की आज की कड़ी यहीं पर खत्म होती है। अगले सप्ताह तक के लिए मैं यानी पूनम लाकरा आपसे विदा ले रही हूँ। तब तक आप एंजॉय कीजिए इस मधुर गीत को। हैव अ नाइस वीकेंड।